Hello students, welcome to early update. Today we are going to start our first session and first unit of income tax law and account. सबसे पहले हम इस सेशन में देखेंगे कि जो टैक्स है वो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, इसकी हिस्ट्री बेसिकली। किसी भी देश का जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर होता है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है उसकी इकोनॉमी में। ठीक है, और हम कह सकते हैं किसी भी देश का जो मोस्ट ऑफ रेवेन्यू होता है, जो गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट करती है, वो टैक्स से ही कलेक्ट होता है। ठीक है, यानी जो गवर्नमेंट जो भी कामकाज करती है इकोनॉमी में, जो भी एक्सपेंसेस करती है, तो उसको रिकवर वो टैक्सेशन से ही करते हैं। यानी लोगों को ही, मतलब जो लोगों को बेनिफिट मिल रहे हैं तो वो उनकी ही पेमेंट का ही एक पार्ट है। ठीक है, यानी कि लोग जो टैक्स भरते हैं उनको वो, मतलब उनको रिटर्न मिलने वाला है। ओके, हम बात करें तो टैक्स मेनली टैक्सेशन सिस्टम में बात करें तो दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट यानी कि जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सारे। देन इनडायरेक्ट टैक्सेस में बात करें तो जैसे सेल्स एंड एक्साइज ड्यूटीज। ठीक है, अब बात करें तो इनकम टैक्स जो है वो सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुआ था। तो स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर वॉट एवर आई एम टेलिंग, ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट, ये दोनों चीज़ें आपका क्लियर कर होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले जो इनकम टैक्स है वो 1860 यानी 1860 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद जो है इसको जो है हम कह सकते हैं कि इसके बाद दूसरी एक्ट आई थी 1918 में। ठीक है, और ये एक्ट बहुत कम टाइम के लिए थी और इसको रिप्लेस किया था जो एक्ट थी 1922 की, ये एक्ट है। 1 सेकेंड। ठीक है, इसको किसने लिया था बाद में? इनकम टैक्स एक्ट 1922। और इसके बाद ये जो एक्ट है ना, ये कब तक रही थी? जब तक दूसरी, यानी जो अभी जो एक्ट जो चल रही है, ठीक है, जब तक ये एक्ट नहीं आई उससे पहले तक ये एग्जिस्टेंस में रही, यानी 31 मार्च 1961 तक। ठीक है, अब बात करें तो इंडिया में जो इनकम टैक्स है वो जो है कोई भी जो पर्सन है उसकी, यानी जो एक्सेसी है उसकी टोटल इनकम पे लिया जाता है। ठीक है, और इसके लिए टैक्स सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स 1962, और जो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस होते हैं और या सर्कुलर्स होते हैं जो टाइम टू टाइम इश्यू किए जाते हैं या जुडिशियल डिसीजंस लिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स प्लीज़ रिमेंबर, ये एक्ट्स के बारे में ऐसे तो कुछ स्पेसिफिकली अलग से नहीं दिया है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने आपको आपके पीडीएफ नोट्स जो कि आपको पोर्टल पे मिल जाएंगे वहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं, तो वहाँ से आपको इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो याद रखना कि जो है कौन कितने शेड्यूल हैं, कितने सेक्शंस हैं एक्ट में, वो सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं। तो याद रखना कि हम हर एक साल जो है एनुअल फाइनेंस एक्ट पास की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा, और जो इंडिया की जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो 1 अप्रैल 1962 से फोर्स में आई, और उस एक्ट में 298 सेक्शन हैं, और जो है और जो है उसमें सारे टैक्सेबल इनकम के प्रोविजंस है। 14 शेड्यूल्स भी है उसमें। ठीक है, अब बात करें तो यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे इस सेशन में, लाइक इनकम क्या होता है। ठीक है, ऐसे तो इनकम तो पता ही है आपको कि इनकम क्या होती है, लेकिन यहाँ पे हमको जो है
टैक्सेशन टर्म्स में देखना है तो जो इनकम है उसकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में दी हुई है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और इसमें कोई भी सारी चीजें इनकम में आएगी, लेकिन एक्सेप्ट कुछ चीजें, जैसे कि कोई इलीगल इनकम है जो एक्सेस की है, या कोई एक ऐसी इनकम जो इरेगुलर इंटरवल से होती है, या जो ऐसी टैक्सेबल इनकम है जो कि इंडिया के आउटसाइड सोर्स से रिसीव हुई है, या तो कोई बेनिफिट जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, कोई सब्सिडी या रिलीफ। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें भी इनकम के अंदर ही आती हैं। ठीक है, मतलब और जैसे कि कोई गिफ्ट जिसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कोई प्राइस, कैजुअल इनकम लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरीज और हॉर्स रेस गैम्बलिंग एक्सेट्रा। नाउ एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है? तो एग्रीकल्चर इनकम हम कह सकते हैं कोई भी इंडिविजुअल या एंटिटी जिसने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो है की और उससे उसको इनकम अराइज हुई, तो उसको हम एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे, एंड दैट इज गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A। ओके, तो याद रखना कि जैसे कि जो भी एग्रीकल्चर लैंड जो सिचुएटेड है इंडिया में और उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, चाहे वो रेंट के थ्रू हो या तो डायरेक्ट एग्रीकल्चरल लैंड के लिए, और दूसरा कि या तो जो है जो एग्रीकल्चर लैंड पे कोई प्रोडक्ट जनरेट हुआ उसको सेल करके जो इनकम होती है, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर इनकम। देन कोई भी जो है सपोज एग्रीकल्चर लैंड से जुड़ा हुआ कोई पार्ट है या बिल्डिंग है और उसको लीज या रेंट पे दिया गया है, ठीक है, और ये जो टेनेंट है, ठीक है, वो भी एक फार्मर है और वो चाहे वेयर हाउस के लिए, स्टोर हाउस या रेसिडेंशियल स्पेस के लिए यूज कर रहा हो, तो ये सारी इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम में आएगी। ठीक है, तो याद रखना कि जो एग्रीकल्चर इनकम है ना वो कोई भी लैंड के पीस से होनी चाहिए, और जिसको हम एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हो, चाहे वो मेन फार्मर यूज करता हो या तो उसका टेनेंट यूज करे। ठीक है, या तो वो जो है इनकम जो है उस जमीन से जो भी अनाज होगा या जो भी प्रोड्यूस होगा उसको सेल करने से जो इनकम हुई वो भी एग्रीकल्चर इनकम में ही आएगी। ओके, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। जैसे कि सपोज एग्रीकल्चर इनकम में आएगी इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स, रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ रीप्लांटेड ट्रीज, इंटरेस्ट इन कैपिटल अमाउंट अ पार्टनर रिसीव फ्रॉम अ कंपनी और फर्म, यानी कोई भी फर्म या कंपनी जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रही है और उससे कोई पार्टनर जुड़ा हुआ है उसको कोई इंटरेस्ट या इनकम मिलती है तो वो एग्रीकल्चर इनकम होगी। देन जैसे क्रीपर बेल होती हैं या फ्लावर्स होते हैं उनको उगाने से जो इनकम होती है वो भी एग्रीकल्चर इनकम आएगी। ठीक है, तो ये सारी एग्रीकल्चर इनकम है। नाउ हम बात करें तो एग्रीकल्चर इनकम की टाइप्स तो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि जो इनकम जो डायरेक्टली हम क्रॉप उगा के या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उगा के जो अर्न होती है तो वो एग्रीकल्चर इनकम होती है। और इसमें जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री, लाइव स्टॉक सेलिंग, ये सभी चीजें इंक्लूड होगी। दूसरा आता है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर बिजनेस, यानी कि अगर कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग एक्टिविटी हुई या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हुई, जैसे कि शुगर, टेक्सटाइल, जूट, दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे जो भी प्रोसेसेस हुई तो वो आएगा इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर बिजनेस। एंड द लास्ट एंड द थर्ड इज इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर रेंट, यानी इसमें क्या हुआ कि सपोज जो लैंड ओनर है उसने क्या किया कि किसी और फार्मर को रेंट पे दिया है कल्टीवेशन पर्पस के लिए, और उससे जो इनकम अर्न होती है लैंड ओनर को तो उसको कहेंगे इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर रेंट। और यहाँ पे जो है जो ओनर है जिसने अपना जमीन जो है दिया हुआ है दूसरे फार्मर को, तो या तो उसको उसका इनकम भी कैश में मिल सकता है या तो काइंड में, यानी काइंड में मतलब कि जो भी वो सामने वाला जो भी फार्मर जो चीज उगाएगा तो उसका आधा पार्ट या जो भी एग्रीड प्रोपोर्शन है वो किसको देगा, लैंड ओनर को। ओके, वन सेकेंड। देन बात करें तो ये हो गया एग्रीकल्चर इनकम की बात। अब बात करें तो एग्रीकल्चर इनकम जो होती है उसमें से यानी इनकम टैक्स से कितनी लिमिट एग्जेम्प्ट की गई है। तो जो है जो
नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा हो कोई प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज एग्जेम्प्ट। देन कोई भी इनकम जो कि एग्रीकल्चर इनकम के अलावा कोई और इनकम है तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से मतलब ज़्यादा है तो वो एग्जेम्प्ट है। देन जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं तो अगर उनकी इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है, या तो जो लोग 60 से 80 साल के बीच में उनके लिए 3 लाख की लिमिट है, और जो 80 साल की एज यानी उससे ऊपर की एज के हैं तो उनकी लिमिट है 5 लाख। ओके, तो आई होप कि आपको एग्रीकल्चर इनकम तो समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स सी कि जैसे कि ये मैंने आपको समझाया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हैं। नेट एग्रीकल्चर इनकम जो मतलब एग्जाम्पशन किसको किसको मिला हुआ है, तो ये सारे एग्जाम्पशन हैं। ओके, देन अब बात करें तो एग्रीकल्चर इनकम क्या है और एग्रीकल्चर इनकम कौन सी नहीं है। स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर, इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो आपके कवर हो जाएंगे एग्जाम में कि कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम में आती है और कौन सी नहीं आती है। तो जो बीज यानी सीड सेल से जो इनकम होती है, या सेल ऑफ ट्रीज दैट हैव बीन प्लांटेड अगेन, या जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस कर रहा है एग्रीकल्चर से और उससे जो पार्टनर जुड़ा हुआ है उसको कोई फंड्स मिलते हैं या इंटरेस्ट मिलता है तो उसके ऊपर वो एग्रीकल्चर इनकम आएगी। देन अर्निंग फ्रॉम ग्रोइंग क्रॉप creepers and flowers, then rent earned from agriculture land, gains a partner received from a company that engages in agricultural activities or production। ये सारे एग्रीकल्चर इनकम एग्जांपल्स हैं ना। नॉन एग्रीकल्चर एग्जांपल्स तो जैसे कि पोल्ट्री रेजिंग से इनकम होती है, और एग्रीकल्चर लैंड इनकम इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, एनी डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ कंपनी, एग्रीकल्चर अर्निंग इनकम फ्रॉम द डेयरी इंडस्ट्री, earning from beehives, income from selling and cutting trees for lumber, income from producing cheese and butter received from the farmhouse used as the set for a TV series। तो ये सारे नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जांपल्स हैं। अब बात करें तो कैजुअल इनकम क्या होता है। ठीक है, तो इनकम जो कि कोई भी लॉटरी जीतने से मिलती है, या क्रॉसवर्ड या पजल्स, या तो कार्ड गेम्स, या तो हॉर्स रेसेस, या तो गैम्बलिंग बेटिंग या दूसरे कोई गेम से मिलती है तो उसको कैजुअल इनकम कहेंगे। और कैजुअल इनकम जो होती है वो फ्लैट रेट यानी 30% जो है रेट ऑफ से टैक्स होती है, और यहाँ पे जो है कैजुअल इनकम में कोई एक्सपेंडिचर, नो एक्सपेंडिचर इज अलाउड एज अ डिडक्शन। और यहाँ पे जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो कैजुअल इनकम के लिए अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे याद रखना कि टीडीएस अवेलेबल होता है कितना, एट 30% अंडर सेक्शन 194 इन केस ऑफ विनिंग, यानी लॉटरीज से अगर जीता है और इसकी इनकम अगर 10,000 से ज़्यादा है तो टीडीएस मिलेगा एट 30%। ठीक है, अंडर सेक्शन 194 बी। और जो है अगर जो है टीडीएस मिलेगा अगर जो है इनकम रिसीव हुई है रेस हॉर्सेस से तो वहाँ पे डिडक्शन मिलेगा 30% डिडक्शन अंडर सेक्शन 194 बीबी। ओके, तो ये कैजुअल इनकम हो गया। अब बात करें तो असेसमेंट ईयर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर कि जो असेसमेंट ईयर मतलब कि जो हर एक साल जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का जो पीरियड होता है 12 मंथ का, उसको असेसमेंट कहेंगे। मतलब कि जो टोटल इनकम जो कि एसएससी ने अर्न की है उसके प्रीवियस ईयर में, तो उसको नेक्स्ट ईयर में चार्ज किया जाता है और जिसको असेसमेंट ईयर किया जाता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल जो हमारा ये ईयर कौन सा चल रहा है 2024, तो अभी हम देखें अगर तो ये करंट ईयर तो 2023 टू 24 चल रहा है, तो ये मतलब ये असेसमेंट हुआ, असेसमेंट ईयर कितना है 2023 टू 24। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर की बात करें तो इससे पहले वाला साल, ठीक है, ये असेसमेंट ईयर है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर यानी कि जिस साल में इनकम अर्न की गई थी, यानी कि जो असेसमेंट ईयर का जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर है फाइनेंशियल ईयर से पहले वाला,
वो हो गया प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे अगर असेसमेंट ईयर 2023-24 है तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर होगा 22 एंड 23। ओके तो याद रखना हमेशा जो टैक्स लिया जाता है तो वो करंट ईयर का नहीं होता, प्रीवियस ईयर का, और जिसको असेसमेंट ईयर यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में उसको जो है टैक्सेबल माना जाता है। ठीक है अब ये हो गए असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। ना पर्सन की बात करें तो पर्सन क्या होता है, तो ये डेफिनेशन प्लीज रिमेंबर कि जितने भी सेक्शन दिए हुए हैं कि कौन से सेक्शन में कौन सी डेफिनेशन दी है, तो ये सारी चीजें याद रखना आप लोग। नाउ पर्सन जो है दैट इज गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। तो जो इनकम टैक्स है वो किसी भी जो पर्सन है उसकी प्रीवियस ईयर की जो इनकम है, उसकी टोटल इनकम उस पे लगाया जाता है। तो सबसे पहले पर्सन क्या होता है तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो पर्सन है वो 7 कैटेगरी में डिवाइडेड, यानी पर्सन यानी कि कोई भी इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या कंपनी या फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ये लोकल अथॉरिटी, कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो कि किसी भी प्रीसीडिंग सब क्लॉज में नहीं आता, मतलब यूनिवर्सिटी और डीटी नहीं आएगा, तो ये सारी चीजें ये सभी को हम पर्सन कह सकते हैं। तो इनकी जो टोटल इनकम होगी तो वो टैक्सेबल होगी। अब एक्सेसी क्या होता है, तो दैट इज गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। एक्सेसी मतलब कि कोई भी पर्सन जिसकी जो मनी है वो टैक्स उसको पे करना होगा। तो इसमें कोई भी पर्सन आ सकता है, और जैसे कि कोई भी पर्सन जो कि वो एक्सेसी है या डीम टू बी एक्सेसी है, ठीक है, और एवरी पर्सन हु इज डीम टू बी एन एक्सेसी इन डिफॉल्ट अंडर इन प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो ये सारे एक्सेसी आएंगे। अब बात करें ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है। ठीक है, इनकम तो हमने देख लिया था। ग्रॉस टोटल इनकम, सो ग्रॉस टोटल इनकम सिंपली आई विल टेल यू कि जो इनकम जो कि कोई भी ड्यूरिंग एक स्पेसिफिक पीरियड सेक्शन 14 में दिया हुआ है कि यहाँ पे ऐसे तो ग्रॉस टोटल इनकम सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A में है, लेकिन कह रहे हैं कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसके सेक्शन 14 के मुताबिक कोई भी एक्सेसी जो है उसकी इनकम 5 कैटेगरी में डिवाइड होती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और जो इनकम ये सारे 5 हेड्स की जो इनकम होती है इसका जो टोटल होता है ना उसको ग्रॉस टोटल इनकम कहेंगे। ठीक है, और इसको हम फॉर्मूला वे में देखें तो ग्रॉस टोटल इनकम इक्वल टू सैलरी इनकम प्लस हाउस प्रॉपर्टी इनकम प्लस बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम प्लस कैपिटल गेन्स प्लस अदर सोर्सेज इनकम प्लस क्लबिंग ऑफ इनकम, यानी कि जो भी क्लबिंग प्रोविजन है या जो एडजस्टमेंट है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, यानी प्रीवियस ईयर के जो लॉसेस हैं उसको सेट ऑफ करना है या अगर कोई लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो वो सारी चीजें करने के बाद तो जैसे कि इनकम की क्लबिंग और माइनस सेट ऑफ ऑफ लॉसेस, तो इसके बाद जो इनकम मिलती है दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम। और टोटल इनकम कैसे मिलेगी, तो टोटल इनकम दैट इज गिवन इन सेक्शन 245 सबसेक्शन 45, यानी कि जब ग्रॉस टोटल इनकम जो है उसमें से जो डिडक्शंस किए जाते हैं अंडर चैप्टर 6A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, यानी जो 80C टू 80U के जो डिडक्शंस होते हैं जो ग्रॉस टोटल इनकम में से किए जाते हैं तो उसको हम टोटल इनकम कहेंगे। 1 सेकेंड। ठीक है, अब बात करें तो किस तरह से ये सारी चीजें कंप्यूट की जाती है, तो इस तरह का फॉर्मेट आपको बनाना होगा। इनकी सबसे पहले आपको यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी, income from house property, profit and gains of business and profession, capital gains and income from other sources, ये सारी आपको पहले फाइंड करनी होगी। और इसके बाद आप क्या करोगे कि ये सारा ग्रॉस टोटल इनकम जो है ये आपको मिल जाएगा और उसमें से लेस करोगे आप डिडक्शन जो कि 80C टू 80U के हैं,
और उसके बाद जो इनकम मिलती है दैट इज टोटल इनकम। ये फॉर्मेट आपको याद रखना ही होगा। ओके, देन अब बात करें तो डिडक्शन जो कौन कौन से हैं, तो ये डिडक्शंस के नेम और उसकी लिमिट, ठीक है, और ये सारी चीज़ें और किस लिए कौन सा डिडक्शन अवेलेबल है ये ज़रूर याद करके आपको जाना होगा। तो इस तरह से मैं समझा भी दे रही हूँ और आपको आपके पीडीएफ नोट में भी दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप पढ़ के ज़रूर जाना। तो एटीसी जो है वो इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट, पीपीएफ एम्प्लॉय शेयर ऑफ पीएफ कंट्रीब्यूशन, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्यूशन फीस, प्रिंसिपल रिपेमेंट ऑफ होम लोन, इसके लिए अवेलेबल है और इसकी लिमिट है अप टू ₹1,50,000, यानी इतनी लिमिट होगी तो ही डिडक्शन मिलेगा। देन 80CCC, तो ये होता है कंट्रीब्यूशन टू एन्युटी प्लान ऑफ LIC और एनी अदर इंश्योरर, और यहाँ पे जो डिडक्शन है वो 80C, 80CCC एंड 80CCD, और मतलब यहाँ पे मतलब इस तरह का डिडक्शन अवेलेबल है। और यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि कितना लिमिट है 1,50,000 की। ना 80CCD तो एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड कंट्रीब्यूशन टू नेशनल NPS अकाउंट एंड एडिशनल कंट्रीब्यूशन टू NPS, और यहाँ पे 10% ऑफ सैलरी in case of an employee or gross income in case of a self-employed is deductible, ठीक है, and additional 50,000 is deductible. Now 80D तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, और यहाँ पे जो लिमिट है वो अप टू ₹25,000 है, और अगर सीनियर सिटीजन है तो लिमिट 50,000 की है। नाउ 80DD तो मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट अ डिपेंडेंट हु इज अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी, उसके लिए अवेलेबल है, और यहाँ पे फिक्स डिडक्शन 75,000 का है। अगर किसी को ज़्यादा ही डिसेबिलिटी है तो उसके लिए लिमिट 1,25,000 है ना। 80DD तो यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ और डिपेंडेंट रिलेटिव फॉर डिसीजेस, यानी कि जो रूल 11DD में जो डिसीजेस मेंशन है, अगर वो डिसीजेस चाहे वो खुद की हो या कोई डिपेंडेंट रिलेटिव की है तो उसके लिए ये डिडक्शन अवेलेबल होता है। और यहाँ पे जो लिमिट है वो 40,000 तक की है, लेकिन अगर सीनियर सिटीजन है तो 1,00,000 की लिमिट दी हुई है। ATE जो डिडक्शन है वो किसके लिए है, वो है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन फॉर हायर स्टडीज, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है ना। 80EE तो ये होम लोन जो पहली बार होम ओनर्स लोन लेते हैं उनके लिए है, और यहाँ पे लिमिट 50,000 पर एन्यूम है ना। 80EE तो ये जो है इंटरेस्ट ऑन होम लोन फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, यहाँ पे एडिशनल डिडक्शन 1,50,000 तक का अवेलेबल है ना। 80EEB तो ये जो है कोई भी व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करने के लिए जो लोन लिया जाता है उसके लिए, और यहाँ पे लिमिट 1,50,000। ना बात करें तो 80G तो ये चैरिटेबल फंड, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो है उनके डोनेशन के लिए अवेलेबल होता है, और यहाँ पे जो है अमाउंट ऑफ डोनेशन या 10% जो होता है एडजस्टेड टोटल इनकम उतना है, और यहाँ पे और भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं क्वालिफाइंग। कुछ डोनेशन जो है वो 100% डिडक्शन के लिए जो है डिडक्शन के लिए वो क्वालिफाई करते हैं, उनकी कोई अपर लिमिट नहीं होती। 80GG यहाँ पे जो है जो रेंट दिया गया जब हाउस रेंट अलाउंस रिसीव नहीं हुआ उसके लिए है, और यहाँ पे जो है लोअर ऑफ रेंट यानी कितना रेंट पे किया है -10% ऑफ टोटल इनकम रुपीज, ठीक है, और 10% ऑफ टोटल इनकम, ठीक है, और ₹5,000 पर मंथ और 25% ऑफ टोटल इनकम। नाउ 80GA तो ये डोनेशन फॉर ये जो साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए जो डोनेशंस होता है उसके लिए, और यहाँ पे जितनी अमाउंट डोनेट की गई है वो पूरी की पूरी अमाउंट जो है उसकी लिमिट है। नाउ 80GGC तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो डोनेशन मिलता है यहाँ पे भी 100% ऑफ द अमाउंट डोनेटेड। देन 80JJA तो ये किसके लिए होता है, जैसे कि डोनेशन जो कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उसके लिए है, और यहाँ पे 5 साल में जो भी जितना प्रॉफिट मिला उसका 100%। ना 80QQB
तो ये जो है जो सर्टेन बुक्स होती हैं उनके ऑथर को जो रॉयल्टी इनकम मिलती है उसके लिए, और यहाँ पे 3 लाख तक की लिमिट है। देन ATRRB, तो ये जो पेटेंट्स होते हैं उस पे रॉयल्टी के लिए मिलता है, और यहाँ पे लिमिट जो है वो अप टू 10,000 रहेगी, सॉरी अप टू 3 लाख रहेगी। देन TTA, तो ये जो है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन अ सेविंग अकाउंट के लिए, और यहाँ पे जो है लिमिट अप टू 10,000। नाउ ATTTB, तो ये जो है सीनियर सिटीजन जो है उनके डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसके लिए, और यहाँ पे लिमिट है अप टू ₹50,000। देन ATU, यानी कि जब कोई भी पर्सन को सेवर डिसेबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा ही डिसेबिलिटी है, उसके लिए अवेलेबल है, और यहाँ पे जो फिक्स डिडक्शन है वो 75,000 का है डिसेबिलिटी वालों के लिए, और 1,25,000 है जिनको बहुत ज़्यादा सीवर डिसेबिलिटी है। अब बात करें तो ग्रॉस टोटल इनकम और जो टोटल इनकम है उसका डिफरेंस क्या है। तो याद रखो, ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है उसकी टोटल, यानी इसमें से कौन सी सही है गलत ये नहीं जजमेंट करना है, मतलब टोटल इनकम जो 5 हेड्स ऑफ इनकम में आती है वो ही ग्रॉस टोटल इनकम। और जैसे कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। अब टोटल इनकम की बात करें, जो कि इनकम यानी जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है उसमें से जब डिडक्शन यानी ATC टू ATU जो है वो जब डिडक्ट किए जाएंगे उसके बाद की जो इनकम होती है ना, ग्रॉस टोटल इनकम आएगी। देन डिडक्शंस, तो ग्रॉस टोटल इनकम में कोई डिडक्शंस नहीं होते ग्रॉस टोटल इनकम में, जबकि टोटल इनकम में डिडक्शंस होते हैं अंडर सेक्शन ATC टू ATU एज वेल एज अदर डिडक्शंस are allowed under the Income Tax Act and deducted from the gross total income to arrive at the total income. Now purpose, so जो gross total income होता है ना वो इनकम टैक्स स्लैब डिटरमाइन करने के लिए होता है, और जबकि जो टोटल इनकम है ना वो नेट इनकम यानी किस इनकम पे टैक्स कैलकुलेट होगा वो जानने के लिए यूज की जाती है एज पर इनकम टैक्स स्लेब रेट। देन टैक्स को जो है डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं किया जाता डायरेक्ट ग्रॉस टोटल इनकम में, इनकम टैक्स जो है वो टोटल इनकम पे ही कैलकुलेट होता है। तो ये तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टैक्स इवेजन क्या होता है। तो टैक्स इवेजन हम कह सकते हैं कोई भी इलीगल एक्टिविटी जहाँ पे पर्सन या बिजनेस इंटेंशनली वो जो है टैक्स भरना नहीं चाहते और अपनी लायबिलिटी से भागते हैं, ठीक है। और अगर उनको मतलब गवर्नमेंट को पता चलता है कि किसी ने टैक्स इवेडिंग किया है, ठीक है, तो उसके लिए जो है उसको क्रिमिनल चार्जेस झेलने पड़ेंगे और सब्सटेंशियल पेनल्टीज भी, ठीक है। जैसे कि टैक्स इविजन में कुछ एग्जांपल है, जैसे कि अंडर रिपोर्टिंग इनकम, इन्फ्लेटिंग डिडक्टिंग और एक्सपेंसेस, हिजिंग, हाइडिंग मनी एंड इनकम ऑफशोर, यूजिंग इलीगल टैक्स शेल्टर्स, नॉट फाइलिंग अ टैक्स रिटर्न व्हेन रिक्वायर्ड। नाउ ये तो हो गया टैक्स इविजन, ठीक है। नाउ टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, तो दूसरे शब्दों में देखें तो टैक्स अवॉइडेंस यानी एक लीगल मेथड है जहां पे जो है टैक्स के रूल्स को यूज करके खुद जो है पर्सन एडवांटेज लेना चाहता है, और वो क्या करेगा कि जो है यहाँ पे जो अमाउंट होती है टैक्स की वो 1 सेकेंड, तो यहाँ पे जो है जो यहाँ पे जो है जो अमाउंट होती है टैक्स की वो विद इन द लॉ ही होनी चाहिए। और टैक्स अवॉइडेंस मतलब हम एक ऐसी सिचुएशन कह सकते हैं जहाँ पे जो है मतलब कि कोई भी पर्सन अपने फाइनेंशियल अफेयर्स अरेंज करेगा जिससे कि उसकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए और उसका भी लॉ में कॉन्फाइन बना रहे, जैसे कि मेकिंग चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, इन्वेस्टिंग इन टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट, taking advantage of tax credit, deducting business expenses, creating trust or other legal entities to defer or other
और रिड्यूस टैक्स लायबिलिटीज। याद रखना टैक्स इविजन क्रिमिनल और पनिशेबल है लॉ के हिसाब से, लेकिन टैक्स अवॉइडेंस कंप्लीटली लीगल है एज लॉन्ग एज जो है इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है जो टैक्स कोड के द्वारा स्टैब्लिश किए गए हैं वो फॉलो किए जाएं तो ठीक है। अब टैक्स प्लानिंग की बात करें तो टैक्स प्लानिंग एक लीगल वे है जहां पे कोई भी पर्सन जो है कोई भी फाइनेंशियल ईयर में अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करना चाहेगा, जिसमें टैक्स पेयर जो है वो बहुत सारे टैक्स एग्जम्पशंस, डिडक्शंस और बेनिफिट का इस्तेमाल करेगा जिससे कि उसकी टैक्स लायबिलिटी कोई भी फाइनेंशियल ईयर में कम हो जाए। ठीक है। नाउ टैक्स प्लानिंग की स्ट्रेटजीज क्या हैं, तो जैसे कि टैक्स डिडक्शन, जैसे कि डिडक्शन मिलता है हाउस रेंट पेड सेक्शन 24, तो ये टैक्स प्लानिंग की एक स्ट्रेटेजी है जहां पे क्या होता है कि जो अंडर सेक्शन 8 अंडर सेक्शन ठीक है, तो हाउस रेंट पेड का जो है वो 80 जीजी में दिया हुआ आई थिंक। तो यहाँ पे क्या है कि जब इंडिविजुअल जो है वो क्लेम करते हैं डिडक्शन फॉर द रेंट दे पे मंथली, और जब उनको कोई हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है एम्प्लॉयर से, ठीक है, मैक्सिमम डिडक्शन अलाउंस जो है वो 60,000 पर एन्यूम है। देन दूसरा डिडक्शन अंडर 80C, तो ये जो है सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत है, और ये इंडिविजुअल्स को जो है 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम करने के लिए कह सकता है। और यहाँ पे जो है एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सारे जो है, और जैसे 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट विद बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, तो ये सारी जो डिडक्शंस हैं, ठीक है, इसका फायदा उठाकर टैक्स प्लानिंग की जा सकती है। देन डिडक्शन फॉर डिडक्शन अंडर 80C, हाँ 80C वाले तो मैंने बता दिए। और हाउस रेंट पेड जो है उसका क्या है कि कोई भी पर्सन जो मंथली जो हाउस रेंट देते हैं, ठीक है, और जो इसके लिए उनको कोई HRA नहीं मिलता उनके एम्प्लॉय से, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन 60,000 पर एन्यूम तक का है। और 80C में कौन कौन से हैं कि जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब बात करें डिडक्शन फॉर एजुकेशन लोन सेक्शन 80E, इंटरेस्ट जो कि एजुकेशन लोन पे होता है उसको भी एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर 80E, और जिसका पीरियड जो है 8 साल तक रहेगा। द लोन यानी जो लोन है वो जो है हायर एजुकेशन से लेना होगा टू दी टैक्स पेयर स्पूज और चिल्ड्रन। नाउ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम सेक्शन 80D, तो प्रीमियम जो कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए जो पे किया गया है, चाहे वो अपना हो या स्पूज या चिल्ड्रन या पेरेंट्स कुछ का भी, तो उसको भी डिडक्शन की तरह से क्लेम किया जा सकता है। अब बात करें तो इनकम फ्रॉम ग्रेट्युटी दैट इज गिवन इन सेक्शन 10 सबसेक्शन 10, और यहाँ पे जो है ग्रेटिविटी जो मिलती है रिटायरमेंट या कोई भी इनकैपेसिटेटेड बनने पे, या जो है कोई नॉमिनी है उसको मिली जो है डेथ होने पे इंडिविजुअल की, तो ये सारे जो है जितना ये रूल्स के हिसाब से कैलकुलेट होगा और इसकी जो लिमिट है उसी हिसाब से रहेगा। तो टैक्स प्लानिंग एक लीगल वे है जिससे टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस की जा सकती है, बट ये याद रखना टैक्स प्लानिंग के लिए टैक्स के प्रोविजन सेक्शन चैप्टर जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब इसका एक और देख लेते हैं डिफरेंस। तो याद रखना जो टैक्स इविजन है वो इलीगल है, टैक्स अवॉइडेंस लीगल है, लेकिन इसमें सारे ट्रिक्स इस्तेमाल किए जाएं तब। टैक्स प्लानिंग भी लीगल है प्रैक्टिसेस, तो
टैक्स इवेजन, तो यहाँ पे अंडर रिपोर्टिंग इनकम, ऑपरेट ओवरस्टेटिंग डिडक्शंस, कीपिंग फ्रॉडुलेंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये सारे टैक्स इवेजन में आएंगे। अब टैक्स अवॉइडेंस की बात करें तो वो और टैक्स प्लानिंग दोनों ही लीगल है। टैक्स अवॉइडेंस यानी कि जो है जब टैक्स डिडक्शन का इस्तेमाल किया जाए या क्रेडिट्स का या तो टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट चॉइसेस का, तो वो टैक्स अवॉइडेंस में आएगा। और टैक्स प्लानिंग में क्या होता है कि टैक्स एग्जम्पशंस, डिडक्शंस, बेनिफिट्स, रिबेट्स, इन सब का प्रॉपर यूज करके टैक्स लायबिलिटी कम की जाए। देन एथिकल इम्प्लीकेशंस, तो टैक्स इविजन इन अनएथिकल है, टैक्स अवॉइडेंस जो है वो अनएथिकल दिखता है, लेकिन ये किस तरह का टैक्स अवॉइडेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन टैक्स प्लानिंग एथिकल है। रिस्क, तो जो टैक्स इवेजन है वो इसमें हाई पेनल्टी, इंटरेस्ट, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता है। और जो टैक्स अवॉइडेंस है तो ये ज़्यादा हो सकता है अगर स्ट्रेटेजी जो है वो एग्रेसिव या वायलेट हो या कोई लॉ ब्रेक करे। तो टैक्स प्लानिंग जो है उसमें रिस्क कम होता है। अब टैक्स इवेजन की बात करें तो यहाँ पे टैक्स इवेजन तब होता है जैसे कि सपोज किसी ने अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं की। और जो टैक्स अवॉइडेंस है तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे टैक्स हेवेंस यूज करके शेल्टर इनकम के लिए। देन टैक्स प्लानिंग में क्या है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट प्लान्स में इन्वेस्ट करना जो है टैक्स डिडक्शन के लिए, वो टैक्स प्लानिंग है। अब बात करें पर्पस, तो टैक्स इवेजन जो है उसका मकसद होता है कि ड्यू टैक्सेस को इवेट करना, मतलब पे नहीं करना। देन टैक्स अवॉइडेंस में क्या होता है कि जब जो टैक्स लायबिलिटी है वो मिनिमाइज करना, मतलब जितनी रीजनेबली अलाउड है उससे ज्यादा। और टैक्स प्लानिंग में क्या होता है कि लीगल फ्रेमवर्क के अंदर, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसके लीगल दायरे में रह के अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करना। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं अपना सेशन एंड करती हूँ। हमने इस सेशन में जो यूनिट 1 है उसका पार्ट 1 डिस्कस कर लिया। आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट 2 जो है यूनिट 1 का मैं रिकॉर्ड करूंगी नेक्स्ट सेशन में। वी विल सी दैट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलयू अपडेट। सो आज जो है हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1 इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स का। सो इस सेशन में जो है हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं, हमारा जो पार्ट 1 में डिस्कस नहीं किया था, तो वो सारे हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक है टैक्सेशन से रिलेटेड वो डिस्कस किया था। सो हमने देखा था ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम क्या होता है। सो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसका डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज रिमेम्बर, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है कि जो जो अंडर 5 ईयर्स ऑफ इनकम जो आती है उसका जो टोटल होता है, यानी डिडक्शन, कोई भी डिडक्शन से पहले की जो अमाउंट होती है इसका टोटल, तो वो ग्रॉस टोटल इनकम होगा। और जो टोटल इनकम की बात करें तो जो इनकम जो है हमें ग्रॉस टोटल इनकम में से जब डिडक्शंस लेस करके जो मिलती है उसको हम कहेंगे टोटल इनकम। ओके, बात करें तो डिडक्शंस की, तो ग्रॉस टोटल इनकम जो है इस पर कोई डिडक्शंस एप्लीकेबल नहीं होते, लेकिन जो टोटल इनकम है तो ये इनकम हमें सारे डिडक्शंस करने के बाद जो मिलती है। ठीक है, यानी कि जब जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से जब डिडक्शंस किए जाते हैं एटीसी टू एटीयू, उसके बाद जो हमें अमाउंट मिलती है उसको टोटल इनकम कहेंगे। अब बात करें पर्पस की, तो ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो इनकम टैक्स स्लैब, यानी कि कोई भी पर्सन वो किस टैक्स स्लैब की कैटेगरी में आ रहा है वो जानने के लिए कैलकुलेट होता है। और टोटल इनकम जो है, जो कि हम कह सकते हैं कि जो टोटल इनकम यानी कि वो नेट इनकम जिस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है एज पर इनकम टैक्स स्लैब रेट। ओके, अब बात करें टैक्स, तो जो है ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं होता, लेकिन जो टोटल इनकम है इस पे इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। आई होप कि अब आपको ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग ये हमने देख लिया था और इसका डिफरेंस भी हमने देखा था। ओके,
सो यहाँ तक तो हमारा हो चुका है। अब बात करें तो आई थिंक इसका भी डिफरेंस बाकी था, हो गया था शायद, हाँ। लेकिन अब जो है हमारा जो आगे का टॉपिक है दैट इज कि जो बेसिस ऑफ चार्ज, यानी कि किस तरह से ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं, तो किस तरह से चार्ज किया जाता है। तो सबसे पहले जब टैक्सेशन चार्ज होता है तो उसके लिए रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करनी पड़ती है। अब बात करें रेसिडेंशियल स्टेटस की, तो याद रखना कि जो टैक्सेबल एंटिटीज हैं उनको पहले कुछ कैटेगरीज में डिटरमाइन उनको डिवाइड किया जाता है, उसके बाद जो उनका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन होता है। जैसे कि इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म या तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जॉइंट स्टॉक कंपनी, एवरी अदर पर्सन। तो ये कैटेगरीज में डिवाइड करके फिर इनका अलग अलग तरह से रेसिडेंशियल स्टेटस जाना जाता है। अब बात करें तो टैक्स जो है किसी भी एक्सेसी की टोटल इनकम पे लगाया जाता है, और ये जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दिए हुए हैं। और जो टोटल इनकम है हर एक पर्सन की, वो उसके रेसिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंगली बेस होती है। और इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड नॉन रेसिडेंट। ओके, तो जैसे रेसिडेंट है तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है, देन नॉन रेसिडेंट। अब इसको देखो आप, इसको डायग्राम वे में मैंने प्रेजेंट किया है, और कौन से सेक्शन में क्या दिया है ये भी चीज भी तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेक्शंस, ये सारी चीजें आपको याद करनी होंगी। ओके, और जो रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए होता है, कंपनी या फर्म इन सब के लिए नहीं होता है, ठीक है। अब बात करें तो अब रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होता है। ओके, तो इंडिविजुअल जो है, अभी हम इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल जो है वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो सकता है, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है, और नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। और ये सारी चीजें सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में दी हुई हैं। अब बात करें कि जो है ये किस तरह से क्या चीज होगी, तो कोई भी इंडिविजुअल जो है उसको इंडिया का रेसिडेंट कहा जा सकता है अगर वो जो है, ये जो कंडीशन यहाँ पे मेंशन है इसमें से एटलीस्ट एक कंडीशन सेटिस्फाई करें। या तो वो जो है इंडिया में प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा रहा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरे है कि या तो वो जो है 60 दिन, यानी जो प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहा होना चाहिए, और उसके साथ साथ यानी पिछले जो प्रीवियस ईयर जो उसके जो पिछले 4 साल हैं उसके टोटल मिला के उसके 365 डेज होने चाहिए। तो मतलब या तो वो पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे, या तो वो जो है ये पहली वाली कंडीशन, या तो ये सेकंड में, ये दोनों आएंगी, ये दोनों ही सेटिस्फाई करेगा, देन ओनली वो जो है रेसिडेंट जो है कहा जाएगा, ठीक है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं कि जो पीरियड है वो 60 दिन का जो दिया हुआ है वो 182 तक एक्सटेंड हो सकता है। उसकी कुछ चीजें हैं, एक्सेप्शंस है, किस केसेस में, अगर जो है कोई इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़ के जा रहा है प्रीवियस ईयर में, लेकिन उसका जो पर्पस है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आउटसाइड इंडिया। दूसरा है कि कोई भी इंडियन सिटीजन जो इंडिया का है लेकिन वो एज अ मेंबर ऑफ क्रू, इंडियन शिप का जो है क्रू मेंबर है, तो उसके लिए ये कंडीशन, मतलब यहाँ पे डेज एक्सटेंड होंगे। और इंडियन सिटीजन या पर्सन जो कि इंडियन ओरिजिन का है लेकिन वो जो है इंडिया में प्रीवियस ईयर में विजिट के लिए है, तो ये सारे एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे ये जो है डेज एक्सटेंड हो सकते हैं। अब बात करें तो उसके साथ साथ जो है पर्सन जो है उसको, और यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि वो पर्सन जो है उसको इंडियन ओरिजिन का डीम किया जाएगा अगर वो या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो है इंडिया जब डिवाइड नहीं हुआ था, मतलब कि अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हों, तो वहां पे ये एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं। अब बात करें रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल जो है उसको रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया का तब मानेंगे अगर वो जो है
ये एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करे। मतलब वो तो कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ उसको क्या करना होगा, ये एडिशनल जो है ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि क्या होना चाहिए कि वो जो है एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर है उसके 10 में से 2 साल वो इंडिया में रहा होना चाहिए। और दूसरा कि या तो उसने जो है जो प्रीवियस ईयर से इमीडिएटली जो 7 साल इमीडिएटली प्रीसीडिंग है उसमें वो टोटल 730 दिन रहा होना चाहिए इंडिया में। तो अगर वो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहा जाएगा। ओके, देन रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी कि अगर जो है इंडिविजुअल जिसने एटलीस्ट जो 2 बेसिक कंडीशन थी उसमें से उसने एटलीस्ट एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई की, लेकिन जो एडिशनल कंडीशन जो कि अभी हमने देखी थी ये वाली, और इसमें से कोई भी सेटिस्फाई नहीं की, तो वो रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहा जाएगा। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब बात करें तो, और इसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से आपको जो है पीडीएफ में प्रोवाइड किया हुआ है। अब नॉन रेसिडेंट की बात करें तो इंडिविजुअल जो एटलीस्ट यानी जो बेसिक कंडीशन है उसमें से एक भी कंडीशन, एटलीस्ट एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करता, तो वो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, अब बात करें तो residential status of firm and association of person that is given in under section 6 सबसेक्शन 2। तो कह रहे कोई भी पार्टनरशिप फर्म या एसोसिएशन जो पर्संस का होता है उसको रेसिडेंट इन इंडिया कहा जाएगा अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो होली या पार्टली इंडिया में सिचुएटेड है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, और उनको जो है नॉन रेसिडेंट इन इंडिया कहा जाएगा अगर बाय चांस मतलब अगर उसका जो है कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर ये किसी और के हाथ में होगा, मतलब कि जो कि आउटसाइड इंडिया है, तब इसको नॉन रेसिडेंट कहा जाएगा। रेसिडेंट तब कहा जाएगा जब ये सिचुएटेड भी इंडिया में है और इसका जो है इसको मैनेज भी इंडिया से ही किया जा रहा है। ठीक है, तब इसको हम रेसिडेंट कहेंगे, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। ओके, आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये 2 चीज सबको याद रखनी है। याद रखना अगर आउटसाइड इंडिया से हो तो उसको हम नॉन रेसिडेंट ही कहेंगे, और अगर इंडिया में ही होगा तो ही रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, अब बात करें तो जैसे कि अगर एचयूएफ की बात करें, ठीक है, एचयूएफ जो है वहां पे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी आता है। तो सपोज जो है उसका मैनेजर यानी कर्ता जो है वो जो है अगर मैनेजर यानी कर्ता वो रेसिडेंट नहीं इंडिया में, यानी कि जो पिछले जो रेलिवेंट अकाउंटिंग ईयर है उसके जो है प्रीवियस जो 10 साल है, ठीक है, उसमें से 9 साल वो इंडिया में नहीं रहा है, तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट आएगा। ठीक है, अब बात करें तो हाँ ये जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अंडर सेक्शन 6(2), तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है उसको जो है अगर उसका मैनेजमेंट और जो है और उसका जो है कंट्रोल अगर होली या पार्टली इंडिया में सिचुएटेड है तो उसको रेसिडेंट कहेंगे, और उसको नॉन रेसिडेंट कहेंगे अगर जो है उसका कंट्रोल या मैनेजमेंट जो अफेयर है वो पूरे इंडिया के बाहर ही सिचुएटेड है। और जो है रेसिडेंशियल स्टेटस जो है कर्ता का वो जो है रेसिडेंट फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसको एडिशनल जो 2 कंडीशन है वो सेटिस्फाई करनी होगी। ठीक है, अब बात करें तो कंपनी अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 3। तो यहाँ पे इंडियन कंपनी हमेशा जो है वो रेसिडेंट होती है इंडिया में, और फॉरेन कंपनी वो रेसिडेंट इन इंडिया होगी अगर जो है वो प्रीवियस ईयर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वो इंडिया में ही सिचुएटेड हो। फॉरेन कंपनी को नॉन रेसिडेंट तब कहेंगे अगर जो है अगर उसका जो है प्रीवियस ईयर में उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब इंडिया के बाहर पूरी तरह से हो या पार्टली हो, तो उसको नॉन रेसिडेंट कहेंगे। देन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एवरी अदर पर्सन, मतलब इसके अलावा जो दूसरे पर्सन हैं
उनका जो है रेसिडेंशियल स्टेटस, तो जैसे कि एवरी अदर पर्सन जो है उसको जो है रेसिडेंट कहेंगे अगर उसका कंट्रोल या मैनेजमेंट जो है उसके काम का वो पूरी तरह से या पार्टली इंडिया में प्रीवियस ईयर में सिचुएटेड है, और अगर जो है उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो होली पार्टली इंडिया के बाहर है, तो उसको हम जो है नॉन रेसिडेंट कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है ये चीज क्लियर होती है। अब हम बात करें तो किस तरह से स्कोप ऑफ टोटल इनकम डिसाइड करेंगे, तो जैसे कि पहले आपको रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है, उसके बाद जो है आपको बताना होगा कि कौन सी जो है चीज टैक्सेबल है और कौन सी नॉन टैक्सेबल है। अब बात करें पहले इंडियन इनकम की, तो इसमें रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और ये क्या है, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। सो जो इनकम रिसीव्ड है इंडिया में, तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल, टी मींस टैक्सेबल, और अगर एन टी लिखा होगा तो नॉन टैक्सेबल। ऐसे ही जो है रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल है और नॉन रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल है। सेम वे में इनकम जो कि इंडिया में एक्रू हो रही है, जो इंडिया में हो रही है, तो वो तीनों के लिए टैक्सेबल है। सेम वे में जो इनकम डीम्ड जो कि इंडिया में रिसीव हो सकती है, डीम्ड टू एक्रू एंड रिसीव, तो वो भी तीनों के लिए जो है टैक्सेबल है। और जो इनकम जो है इंडिया में मतलब एक्रू हो सकती है, वो भी टैक्सेबल है तीनों के लिए। नाउ जो फॉरेन इनकम की बात करें, ये भी तीनों के लिए, लेकिन इसमें थोड़ी चीजें डिफरेंट है। जैसे कि अगर इनकम जो है वो बिजनेस जो कि इंडिया में कंट्रोल हो रहा है, अगर उससे जो है इनकम मिल रही है, तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इन दोनों के लिए टैक्सेबल है, लेकिन जो नॉन रेसिडेंट है उसके लिए नॉन टैक्सेबल है। सेम वे में इनकम जो प्रोफेशन जो कि इंडिया में जो है प्रोफेशन सेटअप है, तो वो जो है जो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दोनों के लिए टैक्सेबल है, लेकिन नॉन जो रेसिडेंट है तो उनके लिए जो है वो उनके लिए जो है नॉट टैक्सेबल आएगा। नाउ इनकम फ्रॉम बिजनेस इज कंट्रोल आउटसाइड इंडिया, अगर जो है बिजनेस इनकम जो है जो बिजनेस कंट्रोल हो रहा है आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर, तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा, और रेसिडेंट एंड नॉट जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट, उन दोनों के लिए नॉन टैक्सेबल। अब बात करें इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया, यानी कि जो प्रोफेशन इंडिया से बाहर सेटअप है, तो उनके लिए जो है टैक्सेबल है, और जो रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, उनके लिए नॉन टैक्सेबल। अब बात करें अदर फॉरेन इनकम, जो दूसरी फॉरेन इनकम है, ये सब फॉरेन इनकम की बात कर रहे हैं, तो ये भी सिर्फ और सिर्फ यानी जो रेंट और इंटरेस्ट जैसा कि जो फॉरेन इनकम रिसीव हो रही है वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल है, और जो रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट उनके लिए नॉन टैक्सेबल है। तो ये सारी चीजें आपको टेबल तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछ सकती हैं। अब बात करें इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, यानी कि जो इनकम जिसको हम कह सकते हैं जो इंडिया में अराइज हो सकती है या डीम टू एक्रू हो सकती है वो, तो जैसे कि कोई भी हाउस प्रॉपर्टी या रेसिडेंशियल या कमर्शियल जो इनकम यानी जो इंडिया में सिचुएटेड है उससे इनकम, या तो कोई और एसेट जो इंडिया में जो है एनी अदर एसेट जो इनकम जो इंडिया में है कोई एसेट उसकी इनकम, या तो जो इंडिया में एसेट लोकेटेड है उससे जो कैपिटल गेन होता है, या तो कोई भी इंडिया में कोई बिजनेस कनेक्शन उससे इनकम होना, या तो जो इंडिया में सर्विसेज रेंडर की गई है उसकी सैलरी से, या तो जो सिटीजन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सिटीजन कोई है लेकिन वो आउटसाइड इंडिया जो है उसको सर्विसेज दे रहा है, उसकी सैलरी वो भी इंडिया में ही एक्रू एंड डीम मानी जाएगी। देन जो इंटरेस्ट इनकम होती है या रॉयल्टी या फी होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलती है वो भी डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। देन इंटरेस्ट इनकम और रॉयल्टी और फी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अ रेसिडेंट इंडियन फॉर पर्पस अदर देन ओवरसीज बिजनेस, उसको भी हम कहेंगे कि वो इंडिया की इनकम मानी जाएगी। देन इंटरेस्ट इनकम और रॉयल्टी फी इनकम रिसीव फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी कि कोई जो है जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है जो कि इंडिया के बाहर बिजनेस चला रहा है और उसको इंटरेस्ट इनकम या रॉयल्टी फी मिल रही है, ठीक है, जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है, ठीक है।
लेकिन वो बिजनेस इंडिया में रन कर रहा है, तो उसको जो है उसकी भी इनकम जो है डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। अब बात करें तो ये सारी चीजें तो हमने देख ली। अब बात करें तो एग्जम्प्टेड इनकम या इनकम जो कि टोटल इनकम जो है उसमें इंक्लूड नहीं की जाती, मतलब उसमें से एग्जेम्प्ट की जाती है। ऐसी इनकम कौन कौन सी, मतलब जो टैक्सेबल नहीं होती। तो स्टूडेंट्स ये सारे सेक्शंस और इनके कुछ नाम याद करके जाना, क्योंकि आपको हो सकता है इसमें से ऑप्शन दिए होंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए एक दो ऑप्शन बदल दिए हों, या आपको पूछा जाए कि कौन सी एग्जेम्प्टेड इनकम है या सेक्शन पूछ सकते हैं, तो आपको बताना होगा। ओके, तो वन बाय वन मैं रीड कर जाती हूँ, और ये सारी चीजें पीडीएफ में भी प्रोवाइडेड है, वहां से आप देख लेना। तो सेक्शन 10(1) एग्रीकल्चर इनकम, ये सारी एग्जेम्प्टेड इनकम यानी ये टैक्सेबल नहीं होती। देन 10(2) सम रिसीव्ड बाय अ मेंबर फ्रॉम एचयूएफ। 10 सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम अ फर्म। Section 10, subsection 4, interest on securities or bonds held by non-resident or interest on non-resident external account. Then Section 10, subsection 5, travel concession or assistance received by an individual from his employer. Then Section 10, subsection 6, remuneration to certain persons who are not citizens of India. Then Section 10, subsection 7, allowance or perquisites outside India. Then Section 10, subsection 10, तो ये डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेट्युटी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय। देन फिर है सेक्शन 10 से लेके आई थिंक 13 तक मैंने आपको बताया है कि 13A तक ये सारे जो है दिए हुए हैं कि कौन कौन से जो इसमें जो इनकम है एग्जेम्प्टेड है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी होगी, ठीक है। जैसे कि कुछ मैं बता देती हूँ, जैसे कि जो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है, भोपाल गैस लीक डिजास्टर, वहां पे जो प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स हुए थे 1985 में, तो उसका जो पेमेंट है दैट इज 10 सबसेक्शन 10BB। तो ये जो है जितने भी ये सारे एग्जेम्प्टेड हैं। सेम वे में जैसे कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A हाउस रेंट अलाउंस, फिर इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी, ठीक है, और कुछ सर्टेन फंड्स जो होते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस से उनकी जो इनकम होती है, और जो ये सारी इनकम्स जो हैं ये सारी एग्जेम्प्टेड है। देन जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो इनकम होती है, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट जो है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्प फॉर, यानी कोई रिलीजियस पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए जो है प्रॉपर्टी ली गई हो तो उसकी जो इनकम होती है। देन कोई भी सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टैब्लिश किया गया न्यूली, तो उसके लिए भी एग्जाम्पशंस अवेलेबल है। तो ये सारी जो है एग्जाम्पशंस जो है जहाँ पे जो है ये टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड नहीं होते। तो आई होप कि आप लोगों को मतलब ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और लेकिन आपको ये याद रखना है कि एग्जाम पर्पस के लिए आपको ये सारी चीज़ याद तो करनी पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेशन जो है, मतलब कि हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड यूनिट जो है जो इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट उसका डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और मोस्टली मैंने कोशिश की है कि आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो सारे के सारे यहाँ से कवर हो जाएं, और जैसे ही हमारे ये सारे रिकॉर्डेड क्लासेस पूरी हो जाएंगी उसके बाद मैं थोड़ा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो है थोड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करा दूंगी। ओके, सो यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है।